दोस्तों सोचिए, अगर इंग्लिश ग्रामर से प्रोनाउन को हटा दिया जाए, अगर इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन ही ना हो तो इंग्लिश कैसा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक टीचर है, आपके कक्षा में 15 स्टूडेंट है। अब आपको उन 15 स्टूडेंट का तारीफ आपके किसी दोस्त के सामने करना है, क्योंकि उन 15 स्टूडेंट्स ने आपको बहुत खुश कराया, तो आप उनसे बहुत खुश है, आप उनकी तारीफ करेंगे अपने दोस्त के सामने। तो आप किस प्रकार से करेंगे? आप करेंगे कि मेरे दोस्त, मेरे कक्षा में जो राकेश है वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है, रमेश है, रमेश भी बहुत अच्छा लड़का है, रीता है वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है, उसी तरह सुष्मिता है, सुष्मिता भी बहुत ही एक अच्छी लड़की है, काजल है, काजल भी एक बहुत ही अच्छी लड़की है, राहुल है, राहुल एक अच्छा लड़का है। अगर आप इस तरह से बताने लग जाएंगे, इस तरह से उन 15 स्टूडेंट्स की तारीफ करने लग जाएंगे, तो सुनने वाला लिसनर तो डेफिनेटली भाग जाएगा, वो आपके सामने से पक्का भाग जाएगा। ऐसा अगर हम बिना प्रोनाउन के अगर हम इस तरह से सेंटेंस को कहेंगे तो वो ना सुनने में अट्रैक्टिव होता है और उससे इंग्लिश की या फिर जो भी लैंग्वेज हो उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। इसीलिए प्रोनाउन का बहुत ही जरूरी है। अब इसी तरह से देखिए, आपको अभी रमेश है, रमेश के बारे में आपको बात करना है, तो बोलेंगे आप रमेश इज ए बॉय, रमेश इज 18 years old, रमेश रीड इन क्लास 10, रमेश फादर नेम इज राहुल। इस तरह से अगर आप हर सेंटेंस में रमेश 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 कहेंगे तो वो सेंटेंस अट्रैक्टिव नहीं कहलाएगा। दोस्तों जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपको 15 स्टूडेंट्स का तारीफ करना है तो मैं पर्टिकुलर एक स्टूडेंट्स का नाम ना लेकर अगर मैं कह दूं कि मेरे कक्षा में जो 15 विद्यार्थी है वे बहुत ही अच्छे हैं। क्या कहा मैंने? वे। यहां मैंने 15 स्टूडेंट्स का नाम नहीं लिया, नाम के बजाय मैंने कह दिया वे। ये क्या हुआ? वे। जो वे को हम प्रोनाउन कहेंगे। मैंने 15 स्टूडेंट्स के नाम क्या होता है? नाम होता है नेम। नेम क्या होता है? नेम जो होता है वो नाउन कहलाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में नाउन को मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। मैं नाउन पर ऑलरेडी ही क्लास ले चुका हूं। तो जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उसे नाउन कहते हैं। जो हम नाउन के वर्ड्स पर जो वर्ड यूज करेंगे, नाउन के जगह पर हम जिस वर्ड्स को यूज करेंगे उसी वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं। जिस तरह से अभी मैंने आपको कहा कि बिना प्रोनाउन का इंग्लिश आप देखिए, अगर आप हर बार रमेश 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 कहेंगे तो कितना बुरा लगेगा, सुनने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है ना, ये अट्रैक्टिव भी नहीं होता। अगर मैं रमेश रमेश कहने के बजाय मैं कहूं कि रमेश इज ए बॉय, ही इज 18 years old, he read in class 10, his father name is राहुल। इस तरह से अगर मैं एक बार ही तो मैं रमेश का यूज करूंगा, उसके बाद रमेश के स्थान पर मैं, रमेश के प्लेस पर मैं ही लगा देता हूं, वो क्या कहलाएगा? ही जो है प्रोनाउन है। तो वो सुनने के लिए भी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव भी होता है। इसीलिए इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन का जन्म हुआ, इसीलिए इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन को पढ़ाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के विषय में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन को कंप्लीटली पढ़ेंगे। प्रोनाउन क्या है, इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन का यूज क्या है, प्रोनाउन के टाइप्स क्या है, उन सभी टॉपिक्स पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आपको प्रोनाउन पढ़ना है, प्रोनाउन के टाइप्स को पढ़ना है, प्रोनाउन को जानना है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। इस वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो आपका प्रोनाउन को लेकर सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो विदाउट डिले लेट्स गेट सो गाइस, हम सबसे पहले प्रोनाउन के डेफिनेशन को समझते हैं। अगर प्रोनाउन को सिंपल शब्दों में डिफाइन किया जाए तो हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन आर द वर्ड्स व्हिच सब्स्टिट्यूट द नाउन इन द सेंटेंसेस। कहने का मतलब कि प्रोनाउन उन शब्दों को कहा जाता है जो संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है। संज्ञा मतलब नाउन, तो नाउन के स्थान पर यूज किया जा सकता है। इसको हम दूसरे शब्दों में इस तरह से भी कह सकते हैं कि प्रोनाउन आर द वर्ड्स व्हिच रिप्लेस द प्लेस ऑफ नाउन। कहने का तात्पर्य कि प्रोनाउन
वो वर्ड्स को कहा जाता है, उन शब्दों को कहा जाता है जिसको हम नाउन के जगह पर रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि राकेश एक नाउन है। राकेश, अब हम हर शब्द में, हर सेंटेंस में हम राकेश राकेश नहीं कह सकते हैं, तो राकेश को हटाकर हम दूसरे सेंटेंस में ही का यूज करेंगे, तो ही जो क्या होगा, ही जो प्रोनाउन कहलाएगा। इसी तरह से प्रोनाउन और कौन से, जैसे आई एक प्रोनाउन है। वी, हम शब्द के लिए हम वी का यूज करेंगे, तो ये एक प्रोनाउन होगा। तो जैसे मैंने वे कहा, वे शब्द डे, अंग्रेजी में वे को डे कहा जाता है, तो ये एक प्रोनाउन है। जिस तरह से वी, डे, आई, मी, तो ये सारे प्रोनाउन है। तो सो गाइस, आज इस वीडियो में अब हम प्रोनाउन के टाइप्स को पढ़ेंगे। हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन को देखा, अब आगे हम प्रोनाउन के टाइप्स को एक एक कर पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपसे गुजारिश है कि आप कंप्लीट। सो गाइस, अंग्रेजी में जो प्रोनाउन होते हैं उनके कुल टाइप्स होते हैं 9। आई मीन टू से कि अंग्रेजी में टोटल 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। उन 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को अब हम वन बाय वन विद एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसका टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहला जो प्रोनाउन का टाइप्स होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूं, इसको आप एक भी टॉपिक को स्किप ना करें। अगर आप किसी एक को टॉपिक को स्किप करेंगे तो आपको दूसरा टॉपिक समझने में कठिनाई होगी, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ये एक दूसरे से को रिलेटेड है। जिस तरह से अब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं, अगर आपने नाउन को मिस्टेक कर लिया, नाउन की क्लास को आपने नहीं लिया, नाउन को आपने नहीं पढ़ा, तो डेफिनेटली आपको प्रोनाउन को समझने में कठिनाई होगी। सो गाइस, अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, जहां पर जाकर आप नाउन का क्लास को जरूर अटेंड करना। उसके बाद ही, नाउन को पढ़ने के बाद ही आप प्रोनाउन को पढ़ना, तब आपका क्या होगा, कंसेप्ट जो है वो क्लियर रहेगा। सो दोस्तों, प्रोनाउन का सबसे पहला टाइप होता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहेंगे। दूसरा जो टाइप होता है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहा मैंने? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दोस्तों हिंदी में मैं इसलिए आपको हिंदी में भी बता रहा हूं, ताकि आप जब हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको कोई कठिनाई ना हो, क्योंकि जो ये इंग्लिश ग्रामर, जो हिंदी ग्रामर होते हैं, ये एक दूसरे से मिला जुला होता है। और क्योंकि आपको पता है कि मैं इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ हिंदी ग्रामर भी पढ़ाता हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए मेरा जो वीडियो है वो एक दूसरे से रिलेटेड भी होता है। तो सो डोंट वरी। उसके बाद नेक्स्ट इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या कहा मैंने? इनडेफिनिट प्रोनाउन। आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नंबर 4 इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या कहा मैंने? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में वितरणवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वितरणवाचक सर्वनाम। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव? रिलेटिव का मतलब होता है संबंध। सो गाइस, रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहा जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। उसी तरह से उसके बाद नंबर कितना हुआ? 5, 6, नंबर 7। नंबर 7 होगा, नंबर 7 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 7 क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। गाइस एज यू नो, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। तो इसीलिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहा मैंने? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कुल हमने कितने टाइप देखे? 7। और उसके बाद नंबर 8 है इम्फेथिक प्रोनाउन। इम्फेथिक प्रोनाउन का हिंदी ट्रांसलेशन होगा विस्मयाधिबोधक सर्वनाम। क्या कहा मैंने? विस्मयाधिबोधक सर्वनाम। जी मुझे पता है कि ये बहुत ही कठिन लग रहा होगा आपको, प्रोनाउंसिएशन में तकलीफ हो रही है, इसलिए ऊपर आप स्पेलिंग है, स्पेलिंग को देखिए और जिस तरह से आपको सुविधा अनुसार आप उसको उच्चारण करिए। उसके बाद नंबर 9
एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। क्या कहा मैंने? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी का मुझे परफेक्ट ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं मिला, लेकिन इसको हम कह सकते हैं जोरदार सर्वनाम। क्या कह सकते हैं हम? जोरदार सर्वनाम। अब जो मैंने आपको ये 9 टाइप्स बताया, इस 9 टाइप्स को अब हम एक एक करके उदाहरण सहित, एग्जाम्पल सहित हम एक एक पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से कि ये पर्सनल प्रोनाउन है क्या। उन प्रोनाउन को कहा जाता है जो किसी पर्सन के नेम की जगह पर यूज किया जाता है। क्या कहा मैंने? जो किसी व्यक्ति के, किसी पर्सन के या फिर किसी वस्तु के जगह पर सीधा यूज किया जाता है, उससे हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट के जैसा यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ही, सी, वी, आई, इस तरह से। तो ये क्या होता है? ये कि सब्जेक्ट के बेस पे यूज होता है, इसीलिए इसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इस पर्सनल प्रोनाउन या फिर सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसको फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इसको फिर 3 भागों में बांटा गया, 3 पर्सन्स में बांटा गया। कैसे? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप ऊपर टेबल दिया गया है, आप उसमें टेबल में देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउन आ रहे हैं, सेकंड पर्सन में कौन से आ रहे हैं और थर्ड में कौन से आ रहे हैं। फर्स्ट पर्सन में आप देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन में आई क्या है? वो सिंगुलर है। आई किसी सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर सिंगुलर व्यक्ति के लिए ही यूज किया जा सकता है, तो उसका प्लूरल जो क्या होगा? आई की जगह पर वी होगा। तो उसी तरह से मी भी एक पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन भी पर्सनल प्रोनाउन होते हुए भी वे सिंगुलर में आता है, तो मी का प्लूरल क्या होगा? आस होगा। उसी तरह से माई या फिर माइन, माई पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का भी वो सिंगुलर है, तो माई का क्या होगा? आवर। माई का क्या होगा? आवर, उसका प्लूरल आवर होगा। बट कंफ्यूज मत होइए, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। ये चीज को आपको याद रखना होगा। फिर देखिए सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? तो जिस तरह से हम फर्स्ट पर्सन में खुद को इंडिकेट करेंगे, जैसे आई, वी, माई, आवर, आस, तो हम क्या कर रहे हैं? खुद को, हम फर्स्ट पर्सन है, हम तो खुद को इंडिकेट कर रहे हैं। उसी तरह से सेकंड पर्सन में हम किसी अपने अपोजिट के बारे में बात करेंगे, और सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन वेरी सिंपल कौन सा है? यू है। क्या है? यू, YOU। जी हाँ, आपने सही कहा, यू। और आपको पता है एज यू नो कि यू जो है वो सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और वो खुद ही में प्लूरल भी है। अगर आप किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो एक व्यक्ति को भी आप यू ही कहेंगे, और एक से ज्यादा होगा तब भी आप यू ही कहेंगे। आई मीन टू से कि यू सिंगुलर के लिए भी यूज किया जाता है और यू जो है प्लूरल के लिए भी यूज किया जाता है। उसी तरह से थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या होगा? इसी तरह से थर्ड पर्सन में अब हम खुद के बारे में भी बात नहीं करेंगे और अपने अपोज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम अब तीसरे किसी के बारे में बात करेंगे। जैसे ही, नॉट मी, नॉट यू। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन के बारे में, तो ही अगर लड़की हुई तो सी या फिर इट, तो ये सिंगुलर के लिए यूज होगा, और अगर इसके जगह पर प्लूरल होगा तो क्या होगा? डे। उसी तरह से हर, हिम, इट, तो उसका प्लूरल क्या होगा? इसका प्लूरल होगा डेम। तीनों का प्लूरल क्या होगा? डेम, डेम। उसी तरह हिज, हर्स का क्या होगा? डियर्स। सो गाइस, आई होप कि आपको पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया, जिसको कोई सब्जेक्टिव प्रोनाउन के नाम से भी आपको पढ़ाते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बोथ आर सेम, पर्सनल प्रोनाउन या फिर सब्जेक्टिव प्रोनाउन आपको कहे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही है, एक ही बात है। तो अब नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कोई आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहकर पढ़ाएंगे, कोई इंटेंसिव प्रोनाउन कहकर पढ़ाएंगे, आपको
कंफ्यूज नहीं होना है, कोई कोई आपको दोनों के नाम लेकर पढ़ाएंगे, जिस तरह से मैं अभी आपको दोनों लेकर पढ़ा रहा हूँ। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच रिफ्लेक्ट द वर्ड्स एंड द वर्क्स डन बाय पर्सन या फिर सब्जेक्ट। कहने का मतलब कि सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है उसका रिफ्लेक्शन इस वर्ड्स में नजर आता है, इस प्रोनाउन में नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई मेड ए चेयर माई सेल्फ। क्या कहा मैंने? आई मेड ए चेयर। आई क्या है? वो भी पर्सनल, वो एक प्रोनाउन है। वो क्या, कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। अब ये जो आई एक पर्सनल प्रोनाउन है और एक सब्जेक्ट भी है। इसके द्वारा जो काम किया गया है, क्या काम किया गया है? चेयर बनाया गया है। तो इसके द्वारा जो काम किया गया है उसका रिफ्लेक्शन आपको माई सेल्फ में नजर आ रहा है, इसीलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब जो सब्जेक्ट द्वारा जो काम किया जाता है उसका रिफ्लेक्शन नजर आता है। देखिए यहाँ आई के द्वारा जो चेयर बनाया गया उसका रिफ्लेक्शन माई सेल्फ में नजर आ रहा है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल, वी वॉन द मैच What? Ourselves. We won the match ourselves. हमने मैच को जीता। कैसे? अपने द्वारा। अब यहाँ वी एक सब्जेक्ट भी है और प्रोनाउन भी है। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन है। वी के द्वारा जो मैच जीता गया उसका रिफ्लेक्शन कहाँ नजर आ रहा है? आवर सेल्फ में। तो इस तरह के प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन कहेंगे। वैसे तो नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझने से पहले हम सबसे पहले एम्पैथिक प्रोनाउन को देखते हैं। ऐसा क्यों? मैं जंप करके डायरेक्ट नेक्स्ट एम्पैथिक प्रोनाउन को क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये जो मैंने आपको अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया उससे को रिलेटेड है, इसीलिए मैं अब उसके बाद डायरेक्टली मैं एम्पैथिक प्रोनाउन को बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, जैसे मैंने कहा, क्या कहा? एग्जाम्पल, आई मेड ए चेयर माई सेल्फ। यहाँ में आई का जो रिफ्लेक्शन है माई सेल्फ में नजर आता है। तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, ये जो जितने सेल्फ लगते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। लेकिन तब जब ये ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हो और ये सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन कर रहा हो, तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। अब जो सेम सेंटेंस मैंने जो कहा, आई मेड ए चेयर माई सेल्फ, इस सेंटेंस को मैं अलग प्रकार से बोलता हूं। देखिए, आई माई सेल्फ मेड ए चेयर। अब मैंने यहां पर माई सेल्फ को ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज न करते हुए तुरंत आई के बाद मैंने यूज कर दिया। तो इन दैट केस माई सेल्फ इज यूज्ड एज ए एम्पैथिक प्रोनाउन। तो इस तरह के केस में हम इस प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना कहते हुए हम इसे एम्पैथिक प्रोनाउन कहेंगे, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये यूज हो। सब्जेक्ट भी क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट भी प्रोनाउन ही है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन उसके तुरंत बाद मैंने माई सेल्फ को यूज कर दिया, तो ये एम्पैथिक प्रोनाउन कहलाएगा, जिसका मैंने हिंदी ट्रांसलेशन क्या बताया था? जोरदार, प्रभावी, मजबूती तौर पर एम्पैथिक का अर्थ होता है। तो इसी तरह से जैसे मैंने कहा था, वी won the match ourselves, तो इसमें अब मैं इसको कैसे बोलूँगा? we ourselves won the match। तो मैंने we के तुरंत बाद ourselves लगा दिया, तो इस तरह के उसको एम्पैथिक प्रोनाउन कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को मैंने हिंदी में क्या कहा था? निश्चयवाचक सर्वनाम। कहने का मतलब कि ये निश्चित है, ये किसी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है ये किसी भी नाउन को पॉइंट आउट करता है, इसीलिए इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, दोज, सच, these words are known as demonstrative pronoun when, कब? जब ये किसी नाउन को पॉइंट आउट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दैट इज योर हाउस। क्या कहा मैंने? दैट इज योर हाउस। यहाँ पर हाउस एक नाउन है, उसको ये पॉइंट आउट कर रहा है। कौन कर रहा है? दैट। और ये कहाँ पर यूज हो रहा है? सब्जेक्ट के जगह पर यूज हो रहा है। जब प्रोनाउन, सच टाइप्स ऑफ प्रोनाउन यूज एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑल्सो पॉइंट आउट द नाउन। ये जब सब्जेक्ट की जगह पर यूज होंगे और
किसी नाउन को पॉइंट आउट करेंगे तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल और एक उदाहरण देख सकते हैं आप, दिस इज ए पेन। यहाँ पर दिस जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर तो यूज हो ही रहा है, उसी के साथ साथ ये पेन जो एक नाउन है उसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। उसी तरह से सच हो गया या फिर दोज हो गया तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। नेक्स्ट है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन निश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर निश्चित नहीं है, कोई भी चीज़ मतलब निश्चित नहीं है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे 10-15 विद्यार्थी है, अब मैं एक एक विद्यार्थी का तारीफ नहीं कर सकता, एक एक विद्यार्थी का नाम लेकर तारीफ करने के बजाय मैं कह दूंगा कि ऑल, तो ये जो ऑल है ये इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। यहाँ पर निश्चित नहीं है कि कितने लोग हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ ऑल नहीं, जैसे मैनी, एवरीवन, मैनी, तो ये सब जो वर्ड्स है ये इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएंगे। इनडेफिनिट मतलब ये अनिश्चित है, ये निश्चित नहीं है। फॉर एग्जांपल एवरीवन, क्या कहा मैंने? एवरीवन, तो ये एक इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। इसी तरह से मेनी, फ्यू, एवरीबॉडी, समवन, नोबडी, ये जो सारे सेंटेंस जो वर्ड्स है ये इनडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको मैंने हिंदी में क्या कहा था? वितरणवाचक सर्वनाम। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूजेस क्या है? देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो किसी व्यक्ति या किसी पर्सन में से किसी एक को, उनमें से किसी एक को सूचित करने के लिए, किसी दो व्यक्ति में से या फिर किसी ग्रुप में से किसी एक को या फिर किन्हीं दो से एक को सूचित करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच है, आइदर है और फिर नाइदर है। फॉर एग्जाम्पल ईच का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक। अब प्रत्येक बहुत भारी हो गया तो नॉर्मल हिंदी में इसको समझिए, ईच का मतलब होता है हर एक, या फिर इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो प्रत्येक ही है। प्रत्येक अगर आपको भारी हिंदी लग रहा है तो इसको आप हर एक के रूप में समझ सकते हैं, तो ईच। अब देखिए और एक चीज यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये जो ईच है, ये जो आइदर है, ये जो नाइदर है, ये ऑलवेज सब्जेक्ट की जगह पर यूज होगा। ये सब्जेक्ट की जगह पर यूज होगा और इसके पीछे जो नाउन आएंगे वे हमेशा प्लूरल होंगे। फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ द गर्ल्स। और ये भी याद रखना है कि इसके बाद में जो नाउन आएंगे वे हमेशा प्लूरल होंगे और प्लूरल के साथ साथ उनकी आगे डा कंपल्सरी है, डा लगेगा ही लगेगा। जैसे मैंने क्या कहा? ईच ऑफ द गर्ल्स। उसी तरह से फिर दूसरा देखिए, आइदर द टू बॉयज, आइदर द टू बॉयज। यहां पर मैंने क्या कहा? आइदर द टू बॉयज, तो दो लड़कों के बीच में, तो बॉयज प्लूरल है, डा भी लगा। इसी तरह से नाइदर द गर्ल नॉर द बॉयज, नाइदर द गर्ल्स नॉर द बॉयज, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी ट्रांसलेशन क्या कहा था मैंने? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहा मैंने? संबंधवाचक सर्वनाम। ये एक संबंध, एक रिलेशन क्रिएट करता है। जैसे मैंने कहा कि किसी सब्जेक्ट का किसी नाउन के साथ में क्या रिलेशन है उसको क्रिएट करता है, उसको इंडिकेट करता है रिलेटिव सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय मिस द पेन, द बॉय मिस द पेन विच वॉज गिफ्टेड बाय हिज फादर। द बॉयज मिस द पेन विच वॉज गिफ्टेड बाय हिज फादर। लड़का उस पेन को बहुत ही याद कर रहा है जो उसके पिता के द्वारा दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ में कौन सा है, जो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है विच। रिलेटिव प्रोनाउन मोस्टली कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? विच, whom, who, when, where, etc. These are the most common relative pronouns. अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। उसी तरह से this is the boy who cheated me,
दिस इज द बॉय हु चीटेड मी इन द लविंग रिलेशनशिप। तो यहाँ मैंने क्या कहा कि ये वो लड़का है जिसने मुझे प्यार के रिलेशनशिप में धोखा दिया था। यहाँ पे दिस इज द बॉय हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर दिस इज द बॉय, तो वो सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट और क्या कहते हैं नाउन के साथ ये रिलेट कर रहा है, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। इसी तरह से और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, दिल्ली इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। दिल्ली इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, यहाँ पे वेयर क्या होगा, वेयर रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है, सॉरी नॉट लास्ट, सेकंड लास्ट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे मैंने आपको कहा था कि इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है कि एज यू नो कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अब आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या व्हाट, WHAT व्हाट, क्या ये प्रोनाउन है? विच क्या ये प्रोनाउन, हु, वेयर, व्हेन क्या ये प्रोनाउन है? ज़्यादा मत सोचिए, जी हाँ ये प्रोनाउन है। क्यों है देखिए, अब जैसे मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, मैंने क्या कहा, व्हाट इज योर नेम। ये सेंटेंस जो है मैंने किसके लिए यूज़ किया, ओबियसली विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी डाउट ये मैंने किसी व्यक्ति के लिए ही यूज़ किया ना, किसी आदमी के लिए ही यूज़ किया। अब व्हाट इज योर नेम, व्हाट की जगह पर कोई आदमी ही होगा, इसीलिए ये क्या होगा, ये भी प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है ये, कौन सा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक तो ये प्रश्नवाचक है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन प्रश्न पूछते हुए ये प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हु इज योर फादर, हु इज योर फादर, आपके पिता कौन है। डेफिनेटली हु के जगह पर कोई नेमिंग वर्ड ही होगा ना, कोई नाउन ही होगा, इसीलिए ये भी क्या है, ये भी प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वाई इंट्रोगेटिव, बिकॉज ये प्रश्नवाचक है, ये इसमें हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं, और ये प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि ये किसी व्यक्ति के लिए ही यूज हो रहा है। सो लास्ट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, क्या कहा मैंने, एक्सक्लेमेटरी। आपको पता है कि एक्सक्लेमेटरी जो है वो किसी सडन फीलिंग वर्ड्स या फिर किसी सरप्राइज के मोमेंट में यूज़ किया जाने वाला वर्ड्स है, इसीलिए ये उसी प्रोनाउन को कहेंगे। जैसे अब मैंने कहा व्हाट, लेकिन अगर व्हाट के बाद में मैं एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगा दूँ, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा दूँ, तो वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे व्हाट यू हैव नॉट डन योर वर्क येट, व्हाट, ये मैंने सरप्राइज हुआ, मैं ये सुनकर मैं चौंक कर मेरे मुंह से निकला व्हाट यू हैव नॉट डन योर वर्क येट। इसी तरह से ओ माई गॉड, ओ माई गॉड कब निकलता है, जब किसी सरप्राइज मोमेंट में या फिर किसी आपने जो कुछ आपने ऐसा कुछ सुना जो आप अचानक आपने सुना और आपके मुंह से जो शब्द निकलता है वही कहलाते हैं। सो गाइस, आई होप कि जो आज मैंने आपको जो प्रोनाउन पढ़ाया, प्रोनाउन के टाइप्स को पढ़ाया, हमने बहुत ही चीज़ों को बहुत ही विस्तार, बहुत ही वास्ट करके नहीं पढ़ाया, क्योंकि ऐसा करने से उल्टा विषय से भटकाव होता है। इसलिए हमने उन्हीं मेन बातों पर चर्चा की, हमने एकदम मेन बात को बताया और मेन आपको प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स को बताकर मैंने पढ़ाया। तो आई होप कि आपको आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपना नंबर भी दे देता हूँ, आप मुझसे कॉल करके पर्सनली भी बात कर सकते हैं, मैं आपके सेवा में हाजिर हूँ। सो दोस्तों, आपसे लास्टली यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। दोस्तों, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा भला हो जाएगा, क्योंकि और उस तरह से मैं मोटिवेट भी होता रहूँगा। बस आपको एक बटन ही दबाना है, तो इतना कृपया ज़रूर करना।
आशा करता हूं कि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। बहुत ही जल्दी अगले टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।